हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अजित प्रसाद। आज के इस सेशंस के रिगार्डिंग हम लोग झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा के बारे में जो है यहाँ पर न्यू अपडेट्स और एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा जिसमें कि 1 to 5 एंड 6 to 8 का जो है वो एग्जाम्स होंगे, तो जैसा कि झारखंड हाई कोर्ट्स के द्वारा सीटेट को मान्यता दिए जाने के उपरांत जो है वो जेएसएससी ने एग्जाम डेट को एक्सटेंड किया है। तो इस रिगार्डिंग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि अगर हम 1 to 5 या फिर 6 to 8 की बात करते हैं तो इसमें एक ह्यूज मात्रा में 26,000 के आसपास जो शिक्षकों की रिक्रूटमेंट की जाएगी। और क्योंकि अब जो है वो टाइमिंग एक्सटेंड किया गया है तो आपके पास एक सटीक वे में जो है वो तैयारी करने का और बेहतर समय मिला है। ऐसे तो ये एग्ज़ाम जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो टाइम मिले हुए हैं उनमें अच्छे से प्रिपेयर आप कर सकते हैं। तो जैसा कि हम अगर 1 to 5 लेवल्स की सहायक आचार्य के रिगार्डिंग सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जिसमें कि 3 पेपर हैं, जिसमें पेपर 1 जो है आपका भाषा पेपर है, जिसमें से आप दिए हुए भाषाओं में से किसी भी एक को आप रख सकते हैं। दूसरा है रीजनल भाषा। पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर्स का है। पेपर 2 जो रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा, वो और पेपर 3 जो कि सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से संबंधित है, जिसमें कि आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर एंड मैथ तथा साइंस, इनसे संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के इस डिस्कशंस में हम लोग मैथ एंड साइंस के रिगार्डिंग एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वहीं जो संपूर्ण बैचेज में ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स, तो ये न्यू बैच जो है आपका 10 तारीख से एक प्रारंभ हुआ है 1 to 5 लेवल्स का। तो उनमें एनरोल कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी हुए बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि वे अपने तरीके से बहुत कम समय में जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लाइव सेशंस हैं उनका जो अभी फी कोर्स है, स्पेशल ऑफर के तहत 1 to 5 लेवल्स का 2200 रुपये है। वहीं 6 to 8 की हम बात करें तो एसएसटी, कॉमर्स, मैथ एंड साइंस तथा भाषा पेपर, इनका 5,500 प्रत्येक का पड़ रहा है। इन कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड कर आप ज्वाइन कर सकते हैं बैचेज में, कोर्सेज में जाकर, या फिर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशंस का पहला प्रश्न जो है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? देखिए, आइसबर्ग यानी कि अगर आइस के टुकड़े को हम अगर समुद्र में डालते हैं तो वो जब तैरता है तो कितना भाग जो है वो ऊपर होगा समुद्र के और कितना भाग जो है वो नीचे होगा। तो देखिए, इस केसेस में अगर हम बात करते हैं कितना भाग सतह के ऊपर होगा तो सतह के ऊपरी भाग में 1/10 होता है, जबकि निचला भाग जो होता है वो 1/9 होता है। अगर 10 सेंटीमीटर का वो आइसबर्ग है तो 1 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर होगा और 9 सेंटीमीटर जल के नीचे होगा। ये ग्लास के भी सापेक्ष में आपसे पूछा जा सकता है या फिर किसी टब के भी सापेक्ष में, तो हमारा आंसर 1/10 ही होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है आपका बी नंबर है। प्रश्न संख्या 2 है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, इसका कारण क्या है? गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है या दाब घटता है, या घनत्व बढ़ता है या फिर घनत्व घटता है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं
बांध के नीचे की दीवार अक्सर जो है आप देखे होंगे कि मोटा या फिर इस तरह के पैराबोलिक शेप में बनाई जाती है। इसका रीजन है कि गहराई बढ़ने के साथ जो है वो द्रव्य का दाब बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न संख्या 3 है किसी पिंड का भार, 4 ऑप्शन है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या फिर मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो देखिए हम लोग दो चीजें जानते हैं, एक वेट बराबर क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी mg। जबकि जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए वह सेम होता है, वह चेंज नहीं करता है। लेकिन जो भार है, वेट है, वो जी के साथ वेरी करता है। तो जैसा कि हम अगर जी की बात करें अर्थ सरफेस पर, तो अर्थ के सेंटर में जी का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, अर्थ का मान यहाँ पर 0 होता है, वहीं इक्वेटर पर जो है वो मिनिमम होता है। जबकि ध्रुवों की हम बात करें, ध्रुवों पर, पोल पर, वो जी का मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्या होता है, जी का मान यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो ऑब्वियस है कि जो किसी पिंड का जो भार होगा वह ध्रुवों पर अधिक होगा, क्योंकि जी एम तो हमारा सेम रहेगा, जी पर वेरी करे तो जी ध्रुवों पर अधिक है, इसलिए जो भार होगा, वेट होगा, वो ध्रुवों पर अधिक होगा। वहीं अगर सबसे कम पूछा जाए फिर 0, किस जगह पर किसी वस्तु का भार जो है वो 0 होगा, तो वह पृथ्वी का सेंटर है। या फिर आपको चंद्रमा पर पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु का अगर भार पृथ्वी पर 60 केजी है तो मून पर कितना दिखाएगा, तो मून पर 1/6, क्योंकि वहां पर जी जो है पृथ्वी के सापेक्ष में 1/6 हो जाता है। तो यानी कि 10 केजी जो है आपका, या 10 न्यूटन जो है चंद्रमा पर भार बताएगा। लेकिन अगर हम मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो चंद्रमा पर भी सेम रहेगा। ठीक है, 60 केजी ही रहेगा। अगला प्रश्न है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होती है। तो देखिए कोई भी वस्तु है, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, या फिर गैसेस हो, इनके बीच ठीक है, हम कह सकते हैं इंटर ये फोर्स होता है। ठीक है, एक दूसरे को कंबाइन किए हुए हैं। तो जो इसमें इनके बीच जो फोर्स होता है, जब हम गर्म करते हैं तो वीक पड़ जाता है, और ये जो हमारे अणु है, एटम्स हैं, वो क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो इनका मूवमेंट जो है वो तीव्र हो जाता है जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं। तो यानी कि इनकी चाल जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो उनके अणुओं के बीच की चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला है किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होगा। तो देखिए हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी जानते हैं, और इसे फ़ारेनहाइट में भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम मानव का डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो तापमान जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फ़ारेनहाइट के सापेक्ष में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर सेल्सियस में जो दिया गया वो गलत है, फ़ारेनहाइट हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप जानते हैं कि यह तापमान बढ़ने पर बुखार हो जाता है। ठीक है, हमें आभास जो होता है वो शरीर तपने लगता है। तो 98 डिग्री ये स्वस्थ मनुष्य का बॉडी का टेम्परेचर होता है, जिसे हम पैरामीटर से जो ये जो स्टेथोस्कोप होता है उसके हम मेजर करते हैं, या फिर जो मापने का यंत्र जो होता है, तापमान मापी। अगला है ऊष्मा के संचरण की विधि है, चालन, संवहन, विकिरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर हम पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें
तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीन अवस्थाएं हैं। सॉलिड में क्या है, तो सॉलिड में देखिए अगर हम लोहा को लेते हैं, लोहा के किसी एक छोर को अगर हम गर्म करते हैं तो हमारा दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है, यही ना। तो इसमें जो इनके बीच जो अणु है आपस में जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंट्रा आणविक बल जिसको हम कहते हैं, तो इनके अणु क्या होते हैं कि जब हम यहाँ पर गर्म करते हैं तो इनके अणु विस्थापित न होकर यानी अपने पोजीशन पर ही रहते हुए हीट को अपने पास वाले अणु को देते हैं, फिर ये पास वाला जो अणु है वो अपने पास वाले को देता है, तो इस तरह से जो है वो हीट का गमन होता है और ये संपूर्ण लोहा जो है वो गर्म हो जाता है। तो इस तरह के जो संचरण है ऊष्मा का उसे हम कंडक्शन कहते हैं, चालन कहते हैं। संवहन क्या है, तो संवहन जब हम जल को गर्म करते हैं किसी केतली में रखकर, तो अब देखिए यहाँ की अणु क्योंकि जब गर्म हो जाता है लिक्विड तो वो हौला हो जाता है, हल्का हो जाता है, ये क्या हुआ ऊपर चला आता है। इसी तरह से जो है ये नीचे का ऊपर आ गया, ऊपर वाले जो भार युक्त जो जल है वो नीचे जाते हैं और गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं। इस वे में जो है यहाँ पर देखिए जो मॉलिक्यूल्स है वो खुद ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, अपने आप को विस्थापित कर रहा है। तो ऐसे माध्यम से जो ऊष्मा का संचरण होता है उसे हम संवहन कहते हैं, कन्वेक्शंस कहते हैं। जबकि गैसियस अवस्था में जैसे सूर्य से जो है सूर्य के किरण का पृथ्वी तक पहुंचना, यह जो है वो विकिरण रेडिएशन माध्यम कहलाता है। तो देखिए ऊष्मा का संचरण तीनों माध्यमों में होते हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अलग अलग होते हैं। ऐसे संवहन गैसियस और लिक्विड, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिक्विड होगा, ठीक है, गैसियस और लिक्विड में देखने को मिलता है। जैसे पृथ्वी के जो निचला भाग है वह गर्म हो जाता है गर्मी के दिनों में, तो ये किस माध्यम से, किस विधि से, तो ऊष्मा के संचरण में जो संवहन विधि है उसके कारण। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला है द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि से होता है, तो संवहन, अभी जैसा कि हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति, तो देखिए हम अगर फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि को आइडेंटिफाई करते हैं तो तीन कैटेगरी में, एक ये अवश्रव्य, ठीक है, इंट्रा सौंडेबल, दूसरा है श्रव्य और तीसरा है अल्ट्राश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक। तो अब देखिए हमें अल्ट्रासोनिक के सापेक्ष में पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इन श्रव्य यानी इनसोनिक जो होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, यानी 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 से 20 किलो हर्ट्ज ये साउंडेबल का होता है, और 20 हर्ट्ज से अगर अधिक हो तो उसे हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि का प्रयोग हम विभिन्न उपयोगों में करते हैं, जैसे जो मशीन्स होते हैं अल्ट्रा साउंड करने का, उसमें इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा घड़ी के पुर्जे या फिर अन्य जो बहुमूल्य वस्तु है उनको साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य तरंगे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि में अगला प्रश्न है, ध्वनि में ये वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, 664 मीटर, 332, 166 या फिर 100। तो देखिए ध्वनि की अगर हम चाल देखें यानी स्पीड ऑफ साउंड, तो इस पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ पर किनका जो भौतिक राशियां जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया और दाब हो गया, तो देखिए दाब पर यानी दाब का जो है वो ध्वनि की चाल पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं पड़ता है, यानी कि इससे कोई उसका प्रभाव नहीं है।
ठीक है, प्रेशर कुछ भी हो, जो ध्वनि की चाल है वही चलेगी। लेकिन अगर तापमान में अंतर आता है या फिर आर्द्रता में अंतर आती है तो ध्वनि की चाल प्रभावित होती है। तो प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि की चाल किन भौतिक राशियों पर किन भौतिक राशियों से प्रभावित होता है। तो तापमान, आर्द्रता, ठीक है, दाब से ध्वनि जो है वो प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल है तो दाब बढ़ने पर भी वही रहेगा। अगला है, निम्न द्रव्यों में से सबसे तेज ध्वनि यात्रा किसमें करती है? स्टील, वायु, निर्वात या फिर जल। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा स्टील। अब यहाँ पर सोच सकते हैं कि स्टील ही क्यों होगा सर, वायु भी हो सकता है और जल भी, क्योंकि निर्वात में तो ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है, तो ये तो पहले ही जो है वो बाहर है ऑप्शन से। तो देखिए यहाँ पर भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में ध्वनि का जो है वो सबसे तेज चाल होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और सबसे कम जो ध्वनि की चाल होती है वो गैसियस अवस्था में होती है। तो यहाँ पर चूंकि स्टील जो है एकमात्र ऑप्शंस में ये धातु है, सॉलिड है, तो करेक्ट आंसर हमारा ये नंबर हो जाएगा। अगला है, वस्तु के वेग और उसी माध्यम में उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो देखिए, अस्थायित्व संख्या, लैम्प्लास संख्या, ऑक्टेन संख्या या फिर मैक संख्या। तो देखिए, किसी वस्तु का वेग और उसी माध्यम में, ठीक है, ध्वनि का वेग, इस रेशियो को हम लोग मैक संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक संख्या। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। बहुत ज्यादा स्पीड के लिए, जैसे रॉकेट हो गया, एरोप्लेन हो गया, तो इनको हम मैक संख्या के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब हम, यानी कि जब प्रकाश को किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाते हैं तो प्रकाश सीधी रेखा में न गमन करके ये या तो नॉर्मल की ओर, यानी कि ये अगर नॉर्मल है तो या तो नॉर्मल से दूर भाग जाता है या फिर नॉर्मल की ओर आ जाता है, ठीक है, ये इस तरह से न जाकर। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और इस पर आधारित है किसी छड़ी का पानी में डुबाए जाने पर मुड़ा हुआ दिखाई देना, सिक्के को ग्लास में डालने, पानी से भरे ग्लास में डालने पर उठा हुआ और बड़ा दिखाई देना। नींबू का भी वही केसेस है कि जब नींबू को हम डालते हैं तो वो बड़ा और उठा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा तारों का टिमटिमाना भी जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होते हैं। तो ये सारे जो है प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है। देखिए, प्रकाश के विभिन्न विशेषताएं या फिर कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकीर्णन होते हैं। तो ये प्रकाश के जो है वो कैरेक्टर है, विशेषताएं हैं। अगला है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? अब यहाँ पर लेंस और दर्पण दोनों है, इनमें से हम किसका उपयोग करते हैं वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो देखिए, जब हम वाहन, ये दर्पण और लेंस में क्या डिफरेंसेस है? जैसे चश्मा, चश्मा जब पहनते हैं तो उसमें लेंस लगा हुआ होता है, लेकिन दर्पण क्या होता है कि जिसका एक पार्ट जो है वो पेंट किया हुआ हो, कलई किया हुआ हो, ठीक है, और दूसरे पार्ट्स में हम देखने का प्रयोग करते हैं। तो जैसे समतल दर्पण में हम जब चेहरा देखते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि उसके बैक वाला पार्ट में क्या होता है, कलई किया हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है। तो अब वाहन के पीछे से वस्तुओं को देखनी है तो ऑब्वियस है कि हम दर्पण का प्रयोग करेंगे, न कि लेंस का। तो दर्पण का प्रयोग करेंगे तो अब किस प्रकार का? तो देखिए, हमें बैक साइड में
अगर गाड़ी चला रहे हैं तो बैक साइड में बड़ा स्पेस होता है और बड़े क्षेत्र को हम लोग छोटे से दर्पण में कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतर कर आप नीचे बैठ जाएंगे या फिर कार के ऊपर बैठ जाएंगे? तो अब देखिए, इस स्थिति में आपको यहाँ पर सोचना है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि कार की खिड़कियां जो है वो बंद कर लेंगे ताकि आप सेफ रह सकें। तो करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो देखिए, विद्युत चालक यानी कि गुड कंडक्टर सिल्वर है। इसका सही आंसर आपका चांदी हो जाएगा। लेकिन देखिए, जो वायर होते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर बनाते हैं तो वो सिल्वर का ना होकर कॉपर और एल्युमिनियम का बनाया जाता है। इसका कारण क्या है? तो सिल्वर महंगा है, ठीक है, 70,000 80,000 रुपये केजी है, जबकि हम कॉपर और एल्युमिनियम की बात करें तो ये सस्ते हैं। ऐसे दूसरा सबसे अच्छा विद्युत चालक जो है वो आपका कॉपर है, तांबा है। पहले स्थान पर चांदी है। अगला प्रश्न है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो क्या होते हैं? तो देखिए, 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये है, ठीक है, प्रोटॉन ये परमाणु संख्या को डिनोट करता है ना, जेड को डिनोट करता है। और आपने पढ़ा होगा कि ए बराबर जो है यानी एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या बराबर जेड प्लस एन होता है। यानी कि द्रव्यमान जो संख्या होता है वो किसी परमाणु के परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखिए, परमाणु संख्या समान है और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो ऑब्वियस है कि जो द्रव्यमान संख्या होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो जब द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो और परमाणु संख्या अगर समान हो तो वैसे को हम लोग समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, क्योंकि इन सारे का परमाणु संख्या तो एक है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 2 और 3 है। तो उस केसेस में आपका सही आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, समस्थानिक। अगला है, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो ये पहली बार जो उन्होंने प्रस्तावित किया वो डाल्टन है, ठीक है। परमाणु के अन्य जो पार्टिकल्स हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के सेंटर में अप्लाई करता है। तो ये मान्यता है अभी वर्तमान समय में परमाणु के सापेक्ष में, और परमाणु आज भी अविभाज्य है। अगला है, अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शंस में आपका सही आंसर लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर जो कि लाइकेन का बनाया जाता है। अब लाइकेन कैसे बनता है? तो आपका शैवाल और कवक, ठीक है, जब शैवाल और कवक के मिलने से जो है वो लाइकेन का फॉर्मेशन होता है और इसी लाइकेन का लिटमस पेपर बनाया जाता है। अब देखिए, अम्ल किसे हम कहेंगे और क्षार किसे कहेंगे लिटमस पेपर? तो अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, लाल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो अम्ल होगा, जबकि अगर लाल लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो उस हम विलयन को भस्म कहेंगे यानी क्षार कहेंगे। तो देखिए, इसी से संबंधित प्रश्न भी आ गया है, नीले लिटमस पेपर को लाल अगर कर देता है तो किस प्रकार का वो लिक्विड है, अम्ल है, क्षार है, भस्म है या फिर लवण है? तो यहाँ पर सही आंसर आज हो जाएगा आपका अम्ल, ठीक है, एसिड है। अगला है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए, पीएच स्केल जो कि 0 से 14 तक लाई करता है, ठीक है, 0 से 14 तक 7 न्यूट्रल को आइडेंटिफाई करता है, उदासीकरण को। ब्लड का जो यानी ब्लड जो है वो हल्का क्षारीय है, हल्का क्या है, क्षारीय है। तो इसका जो मान होगा वो 7 से ज्यादा होता है, तो 7.4 यहाँ पर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन जेएसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। इनमें से जो हमने अभी पहले बताया वो भी बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं के सापेक्ष में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सिलेक्शन है। तो 7.4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वही अगर दूध का पूछा जाए तो 6.8 होता है, क्योंकि हल्का वो एसिडिक होता है। ठीक है, और नींबू का 2.2 होता है, काफी वो जो है वो एसिडिक माध्यम में होते हैं। वहीं दूध से अगर हम दही में कन्वर्ट करते हैं तो दही और ज्यादा एसिडिक होता है दूध से भी। तो इस तरह से यहाँ पर सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल, आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो कि मोजले के द्वारा बनाया गया है, उसकी हम बात करते हैं तो कुल ग्रुपों की संख्या, ये वाला ऊपर से नीचे देखें तो ग्रुप की संख्या जो है वो 18 है, और जो आवर्त है, ठीक है, जो पीरियड है, पीरियड आपका 7 है। ठीक है, जो इस तरह से आपका हॉरिजॉन्टली जो ड्रॉ किए गए हैं। तो देखिए आउटर मोस्ट जो यानी कि सबसे अंतिम सदस्य, उसे हम नोबल गैस, जिसमें कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, ये सारे आते हैं। तो इन्हें हम हैलोजन या सॉरी हैलोजन नहीं, इसे हम निष्क्रिय गैस कहते हैं या फिर नोबल गैस कहते हैं। तो यहाँ सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है जंतुओं में होने वाले फुट और माउथ रोग किसके कारण होता है। तो फुट और माउथ रोग ये विषाणु के कारण होता है जंतुओं में। वहीं अगर हम आलू में मोजेक रोग की बात करते हैं तो ये भी विषाणु के कारण ही होता है, जिसमें कि आलू के जो पत्ते होते हैं वो जर जाते हैं और आलू का जो है वो उतना ज्यादा विकास नहीं हो पाता है। अगला है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से यहाँ पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसका स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी में कवक का, और सूक्ष्म जैवी में सूक्ष्म जीवों का। तो यहाँ पर सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाइकोलॉजी, जिसमें कि हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। तो देखिए कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पादप में पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों में। इसके अलावा कुछ अन्य जीवों में भी, जैसे कि शैवाल हो गया, कवक हो गए, तो इनमें भी जो है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो शैवालों की बात करें या कवकों का, तो वो उसमें काइटिन के जो है वो कोशिका भित्ति बनी हुई होती है, जबकि पौधों में सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रा की स्राविक कोशिकाओं में कौन सा सजीवी शैवाल मिलता है। तो यहाँ सही आंसर स्पाइरोगाइरा है। करेक्ट आंसर आपका डी नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि मैथमेटिक्स से अब तक जो है हम लोग देख रहे थे वो साइंस से संबंधित देख रहे थे। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैथ्स में यहाँ पर देखिए ये इक्वालिटी रेशियो से संबंधित प्रश्न है, जिसमें a/3 बराबर b/2 बराबर c/5 है। अब हमें a और b और c का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम इन सभी के इक्वल अगर k कर लेते हैं, ठीक है, दिस विल बी k, तो नाउ a विल बी 3a, यानी 3k, b जो हो जाएगा वो 2k हो जाएगा, और c 5k हो जाएगा। तो अब देखिए अगर हम a b और c, तो यहाँ पर a और c को अगर हम ऐड करते हैं तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो k स्क्वायर इसमें भी होगा, क्योंकि हम 3 और 5 और 3 को ऐड करते हैं 8k हो जाएगा, तो 8 64k स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी जो है वो, ठीक है, यहाँ पर 64 k स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए a और c, तो a कितना है, तो a जो है वो 3k है और b जो है वो 2k, तो 3 और 2 5, 25k स्क्वायर हो जाएगा। और सेम वे में हम लोग यहाँ पर करेंगे तो b और c, तो 2k और प्लस 5k, 49k हो जाएगा। अब ना k स्क्वायर सारे में जो है वो कैंसिल है, क्योंकि कॉमन है, तो 64, 25 और 49 इसका रेशियो होगा। तो करेक्ट, क्योंकि ये और डिविजिबल नहीं है, कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है। तो आंसर 3 नंबर हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, सिंप्लीफिकेशन का है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b, a+b यहाँ पर गॉन है, क्योंकि a और b को अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें 0.98 प्लस 0.02, तो 0.98 और 0.02 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो गुना अगर यहाँ पर 1 करते हैं तो हमारा ये जो
यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है वो हमारा इस पैटर्न में है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो नाउ ए और बी को हम ऐड करके उसका क्यूब कर देंगे। तो देखिए ए और बी को अगर ऐड करते हैं तो 0.98 और 0.02 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। और 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक ही हमने बताया, बाकी ये -1 हमारा बचा हुआ है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, 28 नंबर का डी नंबर हो गया। और अगला है प्रश्न जो कि सिंप्लीफिकेशन से। तो पहले काको काटो, यानी कि काको पहले काटिए, ताप पीछे दो भाग, घन में ताप पीछे दो भाग और घन में घन को जोड़िए, देन घटाओ। यानी कि बोर्डमास रूल को यहाँ पर हमें फुलफिल करना है। तो बोर्डमास रूल जिसमें कि हम सबसे पहले ऑफ को काम करेंगे। तो ऑफ देखिए, ऑफ जो है वो गुना में बदल जाएगा। अब इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6, यानी कि ये कंप्लीटली कट जा रहा है। तो यहाँ पर 1 प्लस 15 और -10। तो देखिए 15 और 1 16 हो जाएगा, में से 10 जाएगा तो आपका 6 आंसर यहाँ पर आएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 6 नंबर, यानी 6। नेक्स्ट प्रश्न है मिक्स्ड फ्रैक्शंस का जो है यहाँ पर जिक्र किया है। तो अब देखिए यहाँ पर ये अगर हम मान लेते हैं ए, ठीक है, 3/5 को ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर है। और ये क्या है, अगर ये बी स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि 2/5 गुना 2/5 है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू ए गुना बी हो जा रहा है। तो ये भी डायरेक्ट जो है वो फार्मूला बेस्ड है अलजेब्रा के। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3/5 और प्लस, यानी कि 3/5 क्या हो जाएगा, 3 5 15 और 3 18, 18/5 हो गया और प्लस 2/5 है, ये है ना। अब इनका सम कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर करना है। तो 18/5 और 2/5 बेस सेम है, तो दोनों का जो आप सॉरी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो नोमिनेटर ऐड हो जाएगा। 18 और 2 20, 20/5 4 हुआ, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 16 हुआ। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो 1 to 5 के रिगार्डिंग मैथ एंड साइंस, जिससे कि आपका 60 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। वहीं जो कंप्लीट कोर्सेस में झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा के रिगार्डिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, मिनिमम फी में जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 1 to 5 के लिए 2200 रुपये पड़ रहे हैं। इसमें आपका जो है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस सारे अवेलेबल होंगे। जो ऑलरेडी संपूर्ण रिकॉर्डिंग क्लास में ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइव क्लासेस में भी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि प्रारंभ है। वहीं 6 to 8 के रिगार्डिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तभी 5500 रुपया पड़ रहा है, वो चाहे SST में आप ज्वाइन करना चाहें या फिर कॉमर्स या मैथ साइंस या फिर भाषा टीचर्स। इनमें इनरोल्स करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करना, या फिर ऑलरेडी अगर अपलोडेड है, ये डाउनलोडेड है, तो आपको बैच यानी कोर्स में जाना है और कोर्स में जाकर जो है आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें या फिर व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, व्हाट्सएप अपना कोर्स और नाम के साथ आप व्हाट्सएप कर दें, आपको जो है वो पेमेंट डिटेल भेजा जाएगा, आप उस पर पेमेंट करके आप क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स कर सकते हैं। और रही बात हम सहायक आचार्य की बात करें तो अभी जो है वो आपको 2-3 महीना जो है वो मिनिमम प्रोवाइड होगा ही होगा, क्योंकि सीटेट वाले को अब उनको आप फॉर्म भराएगा, फिर जो है वो चीज़ें क्लियरिफाई होगी। तो यानी कि 2.5 से 3 महीना अभी भी आपका मिनिमम समय है। तो इस समय में आप अच्छे से संपूर्ण रूप से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार भी जब फॉर्म आए थे तो उस समय भी जो है वो डेट बहुत नज़दीक बताया गया था, लेकिन उस
टाइम में जो है वो एग्ज़ाम्स नहीं हुए, तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो यह कहकर तैयारी उतना बिजोड़ नहीं कर पा रहे थे कि सर बहुत टाइम बहुत कम है। लेकिन अगर उस समय से आप लगे हुए होते तो वर्तमान समय में आपकी स्थिति और बेहतर होता। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप जो है वो कोर्सेस में ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और परीक्षा क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई जो सिंसियरली तैयारी करता है तो इस सेगमेंट में उनका जॉब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स भी ऐसे नहीं है। लेकिन अगर तैयारी करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, चांसेस ज़्यादा रहेगी। तो चलिए, आज हम लोग इसी के साथ सेशंस को समाप्त करते हैं और पुनः मिलते हैं एक नए सेशंस के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।